की कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी रात की यह कक्षा जिसका संबंध जिसका संबंध जीएस पेपर फर्स्ट और हिस्ट्री से है। हम लोग करंट भी देख रहे हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि करंट के 2 टॉपिक को भी मॉडल आंसर के रूप में आप तक पहुंचाएं, पूरा विश्लेषण के साथ, और फिर उसको आप लिखें। इसमें एक पार्ट्स आपका हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित है, ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरा जातीय जो सर्वे हुआ, जातीय गणना हुई से संबंधित है, कैसे जातीय गणना राजनीति को प्रभावित करेगा और इसके जो समाधान है या अन्य क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और क्या समाधान हो सकते। साथ ही डेमोग्राफिक डिविडेंड भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरी कोशिश होगी कि हम इस 2-3 मॉडल पर हम आपके समक्ष समय अंतराल में रहें। फिलहाल तो चूंकि पीपीटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी हम लोग का टाइम सेफ हो सकता है, और इसी क्रम में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका से आरंभ करते हैं। आप पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को देखे होंगे। गांधी बीपीएससी का बड़ा रोचक अध्याय होता है, इम्पॉर्टेंट भी है, और इस दृष्टि से गांधी के कॉन्टेक्स्ट में हर चीज को जानिए। गांधी के उदय के क्या कारण थे, गांधी की लोकप्रियता का क्या कारण था, गांधी के आगमन से पहले भारतीय राजनीति की क्या परिस्थितियां थी, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, गांधी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में क्या परिवर्तन आया, गांधी की जो कार्य पद्धति और रणनीति थी उसको किस पर आधारित थी, उनके उनके द्वारा जो 1917 से 1947 के बीच जो आंदोलन हुए उसके विषय में, और फिर बिहार की भूमिका। तो इस तरह से विशेषकर 3 बिहार की भूमिका को याद कर लेंगे। असहयोग, इसके अलावा सवर्ण अवज्ञा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, तो मुझे लगता है कि कोई आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में हम लोग आज भारतीय राजनीति में गांधी के बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, सिलेबस के एक एक पार्ट को देखेंगे, इनकी भूमिका या सामान्य परिचय, गांधी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी के युग में विभिन्न आंदोलन, उसी में हम कार्य पद्धति और उनके लोकप्रियता के कारणों को भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूमिका में अभी लिखने के पहले 2-4 बातें दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम गांधी को स्टार्ट करें तो कैसे स्टार्ट करें। गांधी को जब भी आप स्टार्ट करें तो एक युग विभाजक के रूप में हम उन्हें स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए वो 3 दशक तक प्रभावी रहे, और गांधी अपने रणनीति से, अपनी तकनीक से, अपनी विचारधारा से, अपनी कार्य पद्धति से, ठीक है, अपनी जीवन शैली से न केवल लोगों को बल्कि उपनिवेशवाद, समाजवादी शक्तियों को भी प्रभावित किया और भारत में उन्हें शासन छोड़ने को मजबूर किया अपने अहिंसावादी नीतियों के आधार पर, नैतिक बल के आधार पर। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होगा। तो अभी मैंने कहा कि जब भी स्टार्टिंग करें तो कैसे करेंगे। तो एक युग विभाजक एक शब्द है, इस युग विभाजक शब्द से ही हम आरंभ करना चाहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है इंट्रोडक्शन में, पहले यही लिखिए, गांधी की, महात्मा गांधी की भूमिका। आवाज से शुरू होता है, महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। तो पहला लाइन लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का आगमन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का आगमन, महात्मा गांधी का आगमन एक युग विभाजक घटना के रूप में, एक युग विभाजक घटना के रूप में माना जाता है। इस आंदोलन में गांधी का महत्व का, इस आंदोलन में गांधी के महत्व का, तो
इस आंदोलन में गांधी के महत्व का सबसे बड़ा प्रमाण इस बात में देखा जा सकता है कि इनके गतिविधियों का काल 1915 आगमन हुआ 15 में, 1915 से 1947 या 1917 से 1947 भी कह सकते हैं, गांधी के युग के नाम से जाना जाता है। गांधी के युग के नाम से जाना जाता है। गांधी के युग के नाम से जाना जाता है। गांधी के युग के नाम से जाना जाता है। गांधी के युग के नाम से जाना जाता है। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 19वीं सदी से ही हो रहा था। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 19वीं सदी से ही हो रहा था। 19वीं सदी से ही हो रहा था, लेकिन गांधी युग में आंदोलन के विभिन्न तत्व उद्देश्य नेतृत्व संगठन विचारधारा कार्यक्रम में लोगों की भूमिका और उपलब्धियां में क्रांतिकारी बदलाव आए। लोगों की भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव आए, इसकी अंतिम परिणति 1947 में आजादी के रूप में प्राप्त हुई। इसकी अंतिम परिणति 1947 में आजादी के रूप में प्राप्त हुई। ये भूमिका में जरूर लिख देंगे, तो भूमिका में ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, उनके तकनीक, उनके संगठन, नेतृत्व, विचारधारा, लोगों की भूमिका पर बल, तो ये सब ऐसे संदर्भ हैं इसके द्वारा आपको गांधी को समझने में परेशानी नहीं होगी। और फिर आता है के बाद, और वो है कि गांधी से पहले, गांधी का तो ये हो गया भूमिका, और गांधी पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि। अब हम लोग इस बिंदु को भी देखेंगे कि गांधी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। 19वीं सदी में विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों से भारतीय राष्ट्रवाद का विकास होता है। 1915 में गांधी के आगमन के पहले राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या थी, तो ये सारी बातों को लिख देंगे। तो लिखेंगे जल्दी। पृष्ठभूमि, गांधी के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि। गांधी के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि 19वीं सदी में विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से भारतीय राष्ट्रवाद का विकास होता है। 1915 में
1915 में गांधी के आगमन से पहले 1915 में गांधी के आगमन से पहले राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण गतिविधियां थी। राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण गतिविधियां थी। महत्वपूर्ण गतिविधियां थी जैसे 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1885 में कांग्रेस का स्थापना, 1885 में कांग्रेस का स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, 1916 का होम रूल आंदोलन, 1916 का होम रूल आंदोलन और 1900 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध या 1914 तक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास। अब पृष्ठभूमि है तो ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन, ये जितने भी विरोध, विद्रोह और सीमित स्तर पे आंदोलन थे, निश्चित रूप से राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन जन सहभागिता का स्तर अभी भी सीमित था। और इसी कारण हम कहते भी हैं कि इस आंदोलन और या प्रतिरोध ने या विद्रोह ने राष्ट्रीय चेतना का विकास तो किया, लेकिन जन सहभागिता के स्तर पर अभी भी सीमित प्रभाव को देखा जा सकता है। लिखेंगे, इन गतिविधियों के द्वारा राष्ट्रीय चेतना का विकास तो हुआ। इन गतिविधियों के द्वारा राष्ट्रीय चेतना का विकास तो हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास तो हुआ, लेकिन जन सहभागिता का स्तर अभी भी सीमित था। लेकिन जन सहभागिता का स्तर अभी भी सीमित था। जन सहभागिता का स्तर अभी भी सीमित था। जन सहभागिता का स्तर अभी भी सीमित था, यह ध्यान रखना है। पैराग्राफ चेंज। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका निर्णायक रही। गांधी की भूमिका निर्णायक रही। इसे निम्नलिखित चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। इसे निम्नलिखित चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है दक्षिण अफ्रीका में गांधी 1893 से 1914। दक्षिण अफ्रीका में गांधी 1893 से 1914। अब वहां इन्होंने क्या किया? वहां इन्होंने किया, लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने नस्लीय भेदभाव से संबंधित, दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने नस्लीय भेदभाव से संबंधित कानून का विरोध किया। कानून का विरोध किया। कानून का विरोध किया, जिससे
जिसमें उन्हें एक सीमा तक सफलता भी मिली, जिसमें उन्हें एक सीमा तक सफलता भी मिली। उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका के अनुभव को उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका के अनुभव को गांधी ने आंदोलन के साधन के रूप में आंदोलन के साधन के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, स्त्रियों की भागीदारी का महत्व, और जनता की केंद्रीय भूमिका पर बल, महत्वपूर्ण रही। ठीक है, तो इस बिंदु को आप देखने का प्रयास करिएगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा अब आइए पैराग्राफ चेंज लिखेंगे। भारत आगमन 1915 के क्रम में 1915 के क्रम में भारत आगमन 1915 के क्रम में साबरमती आश्रम की स्थापना, जहां उन्होंने सत्याग्रह को संस्थागत रूप दिया, जहां उन्होंने सत्याग्रह को संस्थागत रूप दिया। 1915-16 में 1915-16 में अपने राजनीतिक गुरु गोखले के परामर्श से भारतीय परिस्थितियों को गोखले के परामर्श से भारत भ्रमण पर निकले और इससे भारतीय जीवन शैली एवं परिस्थितियों को समझने का अवसर मिला। भारतीय जीवन शैली और परिस्थितियों को समझने का अवसर मिला। 1917-18 में चंपारण, खेरा, अहमदाबाद 1917-18 में चंपारण, अहमदाबाद और खेरा सत्याग्रह ने किसानों और मजदूरों के बीच उनके प्रभाव को स्थापित किया, जो आगे चलकर गांधी के आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार पक्ष भी हुआ। भागीदारी पक्ष भी
सिद्ध हुआ, भागीदारी पक्ष भी सिद्ध हुआ, भागीदारी पक्ष भी सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरह से गांधी के पहले का राष्ट्रीय आंदोलन को आपने देखा। पहले तो गांधी के पहले का राष्ट्रीय आंदोलन को देखा, फिर गांधी के युग में गांधी कैसे आगे बढ़े उसको आप सीमित स्तर पर समझने का प्रयास किए। जो भी अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको लिखने में आपको आसानी होगी, इसलिए इन सब बिंदुओं की चर्चा की गई है। अब एक और बिंदु है जिसे आप लिखना चाहेंगे, वह है गांधी के लिए उदय का उत्तरदायी कारण क्या था। तो लिखिएगा नेक्स्ट सब टॉपिक करके, गांधी के उदय के लिए उत्तरदायी कारण, गांधी के उदय के लिए उत्तरदायी कारण, उत्तरदायी कारण, उत्तरदायी कारण। सबसे पहला उसी तरह से लिखेंगे गांधी का भारत में उदय के निम्नलिखित उत्तरदायी कारण थे, निम्नलिखित उत्तरदायी कारण थे। पहला, दक्षिण अफ्रीका का अनुभव, पहला दक्षिण अफ्रीका का अनुभव, दक्षिण अफ्रीका का अनुभव, दक्षिण अफ्रीका का अनुभव। दूसरा, भारत आगमन के समय की स्थितियां, ठीक इसी तरह से आप लिखेंगे, भारत आगमन के समय की स्थितियां। ठीक है। दूसरा, गांधी की विचारधारा, गांधी की विचारधारा जो सत्याग्रह, जो सत्याग्रह, साध्य और साधन की पवित्रता, साधन की पवित्रता, साधन की पवित्रता एवं 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 ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप एवं ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप, सामाजिक विचार, सामाजिक विचार ने गांधी को लोकप्रिय बनाया। अब इसको जैसा एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन मिले, कल हमने कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष पर मैंने पूरा बल दिया है, तो इस दृष्टि से आप उसे ध्यान में रखने का प्रयास करें। अब आइए गांधी की कार्य पद्धति एवं नीति, गांधी की कार्य पद्धति एवं नीति। ठीक है, गांधी की कार्य पद्धति एवं नीति में है, सबसे पहले गांधी का जो था सक्रियता और निष्क्रियता, या संघर्ष विराम संघर्ष की जो उनकी नीति थी, इस तरह के भी क्वेश्चन आप मुख्य परीक्षा में दे सकते हैं। संघर्ष एवं विराम की नीति, क्योंकि तो स्पष्ट मानना था कि कोई भी आंदोलन यदि लंबे काल तक चलती है तो उसमें ऊर्जा का क्षय होता है, और साथ में जनता की जो सहन शक्ति है वो भी असीमित नहीं होती है, और सरकार के दमन का भी खतरा होता है। तो क्यों नहीं दमन के पूर्व ही आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। इसलिए हमेशा गांधी जी संघर्ष विराम संघर्ष और उस कड़ी में रचनात्मक कार्यक्रम पे बल देते थे, जिससे कि जनता ऊर्जावान रहे और उसमें शक्ति बची रहे और आंदोलन भविष्य के दृष्टि से भी सशक्त हो सके। तो इस तरह से ये अपनी रणनीति पे चलते थे। तो पहला है कार्य पद्धति में संघर्ष विराम संघर्ष और या सक्रियता एवं निष्क्रियता का दौर, ये लिखेंगे।
और एक्सप्लेनेशन मैंने कर ही दिया, तो आत्मसात कर लेंगे। मेंस है तो मेंस में कुछ पॉइंट्स को दिमाग में भी रखिए जिससे कि लिखने में आपको दिक्कत नहीं। दूसरा है दबाव, दबाव की रणनीति, दबाव की रणनीति। दूसरा है दबाव की रणनीति, कॉमा करके लिखेंगे। तीसरा है जनता की केंद्रीय भूमिका पर बल, 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 ठीक है, कॉमा उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा का सम्मिश्रण, उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा का सम्मिश्रण, नियमित नियमित जन आंदोलन पे बल, नियमित जन आंदोलन पे बल, साधारण जीवन शैली, साधारण जीवन शैली, साधारण जीवन शैली, साधारण जीवन शैली और आंदोलन के बीच, आंदोलन के समाप्ति के बाद रचनात्मक कार्यक्रम पर बल, रचनात्मक कार्यक्रम पे बल, रचनात्मक कार्यक्रम पे बल, ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम पे बल को ध्यान करके रखिएगा। तो समझौता, दो चीज याद रखिएगा, दबाव समझौता, दबाव की रणनीति, दबाव समझौता, दबाव की रणनीति या दबाव की रणनीति, संघर्ष विराम, संघर्ष की रणनीति, जनता की केंद्रीय भूमिका, उदारवादी उग्रवादी विचारधारा का सम्मिश्रण, जन आंदोलन, नियंत्रित जन आंदोलन पे बल, और जो जनता के अनुकूल उनकी जो जीवन शैली थी, और आंदोलन के बाद रचनात्मक कार्यक्रम जैसे खादी है, अस्पृश्यता आंदोलन है, मंदिर प्रवेश है, हरिजनोद्धार है, इन सब के माध्यम से लोगों को अपने से जोड़ कर रखते थे। तो ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो गांधी के लिए लोकप्रियता, गांधी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आपके संज्ञान में मैं दे दूं कि दबाव डालने की जो रणनीति थी उनकी, और उसके बाद वो समझौता करते थे, और वो पॉलिटिकल, जो ट्रू पॉलिटिकल पर्सन होगा हमेशा इस जो संदर्भ है उसका लाभ उठाएगा, जिसको हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। और प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है? तो प्रेशर पॉलिटिक्स यही होता है कि जन आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना, फिर उसे समझौता के लिए बाध्य करना, और फिर जो बची हुई मांग रहे उसके लिए पुनः जन आंदोलन के प्रयास के अवसर को ढूंढना, और उस पर फिर दबाव डालने के रणनीति पे काम करना, और इस रणनीति के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन का क्रमिक विकास, और जिससे कि जनता में आशा उत्साह का संचार बना रहे, यही था उनके संघर्ष और विराम की रणनीति के, संघर्ष विराम, संघर्ष नहीं, दबाव समझौता और दबाव की रणनीति, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है कि नहीं? यदि आपसे पूछे कि गांधी के आंदोलन के सफलता में संघर्ष विराम, संघर्ष और दबाव के लिए समझौता की रणनीति कारगर रही, आप कहाँ तक सहमत है? तो आप इन सब बिंदुओं को बहुत ही सक्षमता से लिख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा में हर बातें लिखी नहीं जाती, कुछ बातें सुनी जाती है, और उसका ऑलरेडी वीडियो क्लिप भी जाता है, जो मैंने कहा कि एक आध 2-4 दिन आप लोग देख लीजिए, फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए ऑलरेडी अवसर है, इसको समय रहते 1-2 बार अभी देख लीजिए। जैसे आज जो पूर्व के वीडियो हैं उसको हटा लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि आपको कठिनाई नहीं हो और आप 2-4 बार उसको देख लें। फिर आता है गांधी के अफवाहों की भूमिका। गांधी के अफवाहों की भूमिका में क्या है भाई? तो गांधी के अफवाहों की भूमिका में है कि बड़ा अच्छा है कि हम लोग क्या है, कहावत भी है, थोड़ा किया गांधी जी ने
और बड़ा किया शिष्य जी। में कहा भी जाता है कि जब समाज अशिक्षित हो और तनाव के दौर से गुजर रहा हो तो अब्बा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गांधी के लोकप्रिय कार्य और विचारों की जानकारी से जनता ने अपने मन में गांधी की छवि को अपनी इच्छा अनुसार बना लिया और स्वयं की उपलब्धियों का श्रेय भी वो गांधी को देने लगे। जैसे प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन में रामचंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही, परंतु इसका श्रेय उन्होंने गांधी को दिया। इस तरह के कई संदर्भ थे। एनसीईआरटी में लिखा भी, कुछ लोग गांधी की आलोचना किए तो बीमार पड़ गए और फिर जब गांधी की प्रशंसा किया तो ठीक हो गए। तो ये सब भी गांधी के को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसी पॉइंट्स को लिख देंगे। गांधी के अफवाहों की भूमिका। गांधी के अफवाहों की भूमिका में लिखेंगे, जब समाज अशिक्षित हो और तनाव के दौर से गुजर रहा हो तो अफवाहों की भूमिका बढ़ जाती है। तो अफवाहों की भूमिका बढ़ जाती है। अफवाहों की भूमिका बढ़ जाती है। गांधी के लोकप्रिय कार्यों एवं विचारों की जानकारी से जनता ने अपने मन में गांधी की छवि अपनी इच्छा अनुसार बना लिया। गांधी की छवि अपनी इच्छा अनुसार बना लिया और स्वयं की उपलब्धियों का श्रेय भी वो गांधी को देने लगे। स्वयं के उपलब्धियों का श्रेय भी वो गांधी को देने लगे। जैसे प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन में रामचंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं। जैसे प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन में गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन उसका श्रेय उन्होंने गांधी को दिया। इसे ध्यान में रखें। तो इतने सारे कारक थे जिसके फलस्वरूप गांधी की लोकप्रियता बढ़ी और गांधी का उदय हुआ। गांधी के उदय में एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जब गांधी का आगमन हुआ उसके बाद एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति भी थी, क्योंकि कई बड़े नेता शीघ्र ही वो दिवंगत हो गए और गांधी के कुछ आंदोलन सफल हो गए। तो ये परिस्थितियों ने मिलकर गांधी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ में उनकी कार्य पद्धति, उनकी विचारधारा के दक्षिण अफ्रीका के जो अनुभव थे, उनको अफवाह की भूमिका थी, उनकी जो जीवन शैली थी, समाजवाद की शक्तियों को समझने की जो उनकी क्षमता थी, उपनिवेशवाद की शक्तियों को पहचानने की जो उनकी शक्ति, इन सब कारणों से गांधी उदय हुए और आगे बढ़े। क्योंकि गांधी के साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी था कि जो ब्रिटिश थे वो भी गांधी को आगे बढ़ाने की दिशा में लगे होते थे, क्योंकि उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का भय भी होता था कि और कम से कम गांधी उदारवादी और जो उग्रवादी राजनीति का सम्मिश्रण के आधार पर आगे बढ़ते थे। तो ऐसी स्थिति में तत्काल ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ऐसा नहीं लगता था कि बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए वो गांधी से ही समझौता भी करते थे, गांधी की बात को भी सुनते थे। तो ये सब एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको ध्यान में रखें। इसके अलावा गांधी का जन आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण। गांधी का जन आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में कुछ बिंदु को याद रखेंगे। दो बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। एक है कि जनता का केंद्रीय भूमिका पर बल, और हमेशा पीपुल सेंट्रिक पॉलिटिकल मूवमेंट पे बल देते रहे। और दूसरा, इस कड़ी में जो मोरल स्ट्रगल है, गांधी का हर आंदोलन मोरल स्ट्रगल, नैतिक संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है और उसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनके साध्य और साधन के बीच का जो समन्वय था वो भी इसी आधार पे था
हमारा साध्य तभी पवित्र होगा जब पहले साधन पवित्र होंगे, और इसलिए उन्होंने नैतिक संघर्ष, नैतिक मूल्यों की स्थापना इत्यादि पे बल दिया। जन आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण में 2 बिंदु को लिख लेंगे, लिखेंगे। गांधी का जन आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण के 2 मुख्य बिंदु हैं, 2 मुख्य बिंदु हैं, 2 मुख्य बिंदु हैं। पहला, जनता का केंद्रीय भूमिका पर बल। पहला, जनता के केंद्रीय भूमिका पर बल, और दूसरा आंदोलन का विकास नैतिक संघर्ष के रूप में, और दूसरा आंदोलन का विकास नैतिक संघर्ष के रूप में। तो जनता की केंद्रीय भूमिका पर बल अर्थात गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में जनता को केंद्रीय भूमिका प्रदान की। उन्होंने जनता को राजनीतिक रूप से सक्रिय कर साम्राज्यवाद विरोधी शक्ति के रूप में देखा और उसके समक्ष उन्हें खड़ा किया। वस्तुतः आंदोलन की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए गांधी ने जन सहभागिता पे बल दिया। कल भी मैंने इस बात की चर्चा की थी, और इसके लिए ही उन्होंने वर्ग समन्वय, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे साधनों को अपनाया। जनता की इस तरह का महत्व देने के संदर्भ में गांधी का यह चिंतन उन्हें पूर्व के उदारवादी नेताओं से अलग की पंक्ति पे खड़ा करता है, और इसीलिए जनता के जो केंद्रीय भूमिका के महत्व हैं उसमें प्रश्न के अनुसार इन बिंदुओं को एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी मैंने किया मौखिक रूप से, और इन वीडियो को सुनेंगे 2 बार 3 बार तो ये केंद्रीय भूमिका पर बल क्यों दिया वो सारी बातें मैंने स्पष्ट कर दी। इसके बाद आंदोलन का नैतिक संघर्ष के रूप में स्वाभाविक है कि गांधी जी के जितने भी जन संघर्ष हुए उसे हितों के संघर्ष के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि नैतिक मूल्यों की स्थापना के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। और इसीलिए जन आंदोलन के प्रति यदि परीक्षा में कौन पूछे, इसी दोनों दृष्टिकोण के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा उनके जो उद्देश्य होते थे वो बड़े स्पष्ट संदर्भों में होते थे। जैसे जब असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया तो 1 वर्ष की स्वराज, तो लिखेंगे तीसरा बिंदु, उद्देश्य की स्पष्टता, उद्देश्य के स्तर पर स्पष्टता, उद्देश्य के स्तर पर स्पष्टता। गांधी के विभिन्न आंदोलनों में स्पष्ट लक्ष्य दिखाई पड़ता है। गांधी के विभिन्न आंदोलनों में स्पष्ट लक्ष्य दिखाई पड़ता है, जैसे 1920 के असहयोग में, जैसे 1920 के असहयोग में 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, 1930 के सवर्ण आंदोलन में, 1930 के सवर्ण आंदोलन में पूर्ण स्वराज, 1930 के सवर्ण आंदोलन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण विराम। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो एवं अंग्रेज भारत छोड़ो आदि का नारा, करो या मरो एवं अंग्रेज भारत छोड़ो आदि का नारा, इसके कारण गांधी के प्रति जन सहभागिता को व्यापकता मिलती थी। इसके कारण गांधी के प्रति जन सहभागिता को व्यापकता मिलती थी।
पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में संगठन को भी गांधी ने महत्व दिया, ठीक है, संगठन को भी गांधी ने महत्व दिया और आम जनता से जोड़ने पर बल दिया। संगठन पर भी गांधी जी ने महत्व दिया एवं आम लोगों को भी उससे जोड़ने पर बल दिया, बल दिया, बल दिया। उदाहरण के लिए नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में सदस्यता शुल्क 1 रुपये से घटाकर 54 कर दी गई ताकि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस के सदस्य बन सके, ताकि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस के सदस्य बन सके। इस तरह की रणनीति को उन्होंने अपनाया। यह सभी गांधी के जो जन आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण और उनके आगे बढ़ने के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको देखा जा सकता है। साथ ही उनकी विचारधारा और कार्य प्रणाली में कोई विरोधाभास नहीं था, दोनों में समन्वय था। सत्याग्रह और हिंसा पे बल दिया उन्होंने, सरकार एवं जनता के स्तर पर विशेष रणनीति बनाई। तो ये पॉइंट्स को भी लिख देंगे, लिखेंगे। विचारधारा और कार्य प्रणाली में विरोधाभास नहीं, विचारधारा एवं कार्य प्रणाली में विरोधाभास नहीं, दोनों के बीच वो समन्वय बनाकर चले, दोनों के बीच वो समन्वय बना के चले। और इस कड़ी में सत्याग्रह और अहिंसा को, सत्याग्रह एवं अहिंसा को मुख्य आधार बनाया, सत्याग्रह एवं अहिंसा को मुख्य आधार बनाया, जिससे इससे आंदोलन, इससे आंदोलन, इससे आंदोलन दीर्घकालिक रूप में चलाया जा सके, इससे आंदोलन दीर्घकालिक रूप में चलाया जा सके, चलाया जा सके। और नेक्स्ट में लिखेंगे गांधी ने प्रत्येक आंदोलन में, गांधी ने प्रत्येक आंदोलन में एक रणनीति बनाई, एक रणनीति बनाई एवं रचनात्मक कार्यों पे बल दिया, रचनात्मक कार्यों पे बल दिया। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता पे बल, खादी पे बल, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता पे बल, खादी पे बल, ठीक है, खादी पे बल, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, खादी पे बल, हरिजन उद्धार, नारी उत्थान आदि। अब लिखेंगे लास्ट निष्कर्षतः, निष्कर्षतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, निष्कर्षतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, निष्कर्षतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन आंदोलनों के प्रति, जन आंदोलनों के प्रति गांधी के दृष्टि, जन आंदोलन के प्रति गांधी की दृष्टि, जन आंदोलनों के प्रति गांधी की दृष्टि अन्य नेताओं से कई संदर्भों में, कई संदर्भों में विशेष एवं व्यापक थी, विशेष एवं व्यापक थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन आंदोलनों के प्रति गांधी की दृष्टि अन्य नेताओं से कई संदर्भों में विशेष एवं व्यापक थी। उन्होंने भारतीय परिवेश को समझते हुए, उन्होंने भारतीय परिवेश को समझते हुए न केवल आंदोलन को विकास किया, बल्कि न केवल आंदोलन को विकास दिया, बल्कि उसे, बल्कि उसे सार्थक भी बना दिया, बल्कि उसे सार्थक परिणति तक भी पहुंचा दिया, सार्थक परिणति तक भी पहुंचा दिया। ठीक है,
तो ये जन आंदोलन के प्रति जो उनके दृष्टिकोण थे और उनके जो विभिन्न संदर्भ आयाम थे, अब गांधी का इस स्तर पे कोई भी क्वेश्चन आप पूछेगा, यदि आप पचा लेते हैं तो आपको कठिनाई नहीं हो। इसी कड़ी में अब इनकी लोकप्रियता के कारण को भी ध्यान रखिए। इनकी लोकप्रियता का क्या कारण है? तो इनकी लोकप्रियता का कारण जो इनके जीवन, जो इनके विषय में अभी तक आपने पढ़ा, उसी को आप लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे गांधी के लोकप्रियता के निम्नलिखित कारण थे। गांधी के लोकप्रियता के निम्नलिखित कारण थे। पहला, गांधी के आगमन के समय की परिस्थितियां, पहले वो लिखिए। गांधी के आगमन के समय की परिस्थितियां और दक्षिण अफ्रीका के अनुभव का स्वरूप, और दक्षिण अफ्रीका के अनुभव का स्वरूप, ये पहला पॉइंट्स लिखिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा आंदोलन में उद्देश्य की स्पष्टता। आंदोलन में उद्देश्य की स्पष्टता अभी आपने लिखा भी है, पॉइंट सब डिस्कस किया हुआ है। सिर्फ इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा और जो अभी मैंने 1 घंटे में आपको बताया, उसी आधार पे जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरह से एक्सप्लेनेशन देंगे। तीसरा, संगठन के महत्व पर बल। 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 चौथा, उनकी साधारण जीवन शैली। उनकी साधारण जीवन शैली जो आम जनता को स्वयं से जोड़ने में मदद करती थी। कि साधारण जीवन शैली जो आम जनता से स्वयं को जोड़ने में मदद करती थी। उनकी वेशभूषा, खान पान, अभिवादन करने की शैली, ठीक है कि नहीं, के चलने का तरीका। देखा होगा आपने दांडी में, जब वो जनता के साथ यात्रा कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, तो जो साधारण के साधन थे चलने का, उसी साधन को अपनाया। कोई ऐसा नहीं कि लोगों को पैदल चलाया और स्वयं गाड़ी पर चढ़ा। तो ये सब जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने जनसाधारण को स्वयं से जोड़ा, ठीक है कि नहीं, और साथ ही सत्य के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता रही, उससे उनकी कथनी और करनी में एकता और उसके फलस्वरूप उनकी लोकप्रियता। तो ये सारे संदर्भों को आप लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। हर चीज़ें हमने जो बोला वो पूर्णतः लिखाई नहीं जा सकती, उन सब बातों को समझना होता है। क्या लिखेंगे? व्यापक विचारधारा। व्यापक विचारधारा आपने परसों से पढ़ा है, गांधी को कल से पढ़ ही रहे हैं। वर्ग समन्वय नहीं, स्त्री पुरुष, गांव शहर, किसान जमींदार, मजदूर पूंजीपति, सबको जोड़ कर रखा। तो यह उनकी व्यापक विचारधारा था। यहाँ तक कि अपने दुश्मन के प्रति भी उनके नकारात्मक दृष्टिकोण और प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण नहीं होते थे। वे नैतिक मूल्यों के आधार पर हृदय प्रवर्तन पर बल देते थे। तो ये उनकी व्यापक विचारधारा थी, जिसको जानना है और समझना है। फिर आइए जनता को जन आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण, ये तो अभी आपने पूरा पढ़ा ही है। जन आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण, एक एक पॉइंट्स को अभी आपने देखा। जनता को जोड़ने वाले कार्यक्रम, चरखा, नारी उत्थान, हरिजन उद्धार, मंदिर प्रवेश, ये सब क्या था? ये सब आपके जनता से जोड़ने वाले कार्यक्रम थे। इसको वहां पर लिख देंगे, जनता को जोड़ने वाले कार्यक्रम। सादा जीवन, पवित्र आचरण, क्वेश्चन इंटरव्यू में ही पूछता है, याद रखिएगा। विशेषकर इतिहास वाले छात्रों से, समाज शास्त्र वाले छात्रों से, पॉलिटिकल साइंस वाले छात्रों से। जब गांधी जी ने सादा जीवन उच्च विचार पे बल दिया और लोग से स्वीकार भी करते हैं, तो फिर हम मॉडर्न जो जीवन शैली है उसकी तरफ क्यों भागते हैं? क्यों मैटेरियलिस्टिक व्यू में हम विश्वास रखते हैं, भौतिकवादी दर्शन में विश्वास रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? ये सब क्वेश्चंस जो है उन सब पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो वर्तमान भौतिक संदर्भ है, हम गांधी का सिद्धांत को तो मानते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं।
और हम उस भौतिकवादी दर्शन में तात्कालिक सुख का अनुभव करते हैं, जबकि वो अधिकतम दुख है। गांधी का जो सादा जीवन उच्च विचार था वो तत्कालीन दुख था, लेकिन अधिकतम सुख था। आप उनके सभी संदर्भों को यही देखिए। पैदल पहले आप देखते होंगे कि लोग सिलोटा पीसते थे, महिलाएं, कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती थी, कोई गठिया नहीं होता था, लेकिन लोग चापाकल चलाते थे, कुआं से पानी लेकर भरते थे और स्नान करते थे। आज सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। तो आज बहुत सारी बीमारियों का लोग जो शिकार होते हैं वो मेटलिस्टिक कारणों से ही होते हैं, लेकिन उसके तह में चूंकि तात्कालिक रूप से उनको सुख मिलता है, परंतु दीर्घकालिक क्या है? दुख। जिस दिन उस बात को समझने लगते हैं तो फिर उसी मूल्यों में वो विश्वास करने लगते हैं, फिर वो पैदल चलते हैं। बड़े बड़े महानगरों में देखेंगे कि लोग पैदल चलते हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर, ठीक है, शौक से चलते हैं, जबकि गांव में लोग मजबूरी में चलते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। तो ये सब संदर्भ हैं, ध्यान रखिए। एक ही टॉपिक, एक ही बिंदु पे बहुत सारे अप्रोच होते हैं, और कहते भी हैं कि कमीशन सोचने का नाम है। आप में से कुछ लोग बराबर मैसेज करते रहते हैं, कुछ परीक्षा में सफल हुए, कुछ नहीं हुआ। अरे परीक्षा इसी का नाम ही है। कभी कभी छोटी सफलता ना मिले तो उस सब से घबराना नहीं चाहिए आदमी को। समझिए कि बड़ा चीज इंतजार कर रहा है, बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, फिर भी विक्षोभ उत्पन्न होता है कि नहीं? इतनी बातें कभी आपके समक्ष मैं रखता ही हूँ। तो ये सब रिलेटिव चीजें होती है, ठीक है। तत्काल आपको कोई चीज, छोटी चीज उपलब्ध नहीं होते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन इन सब पे बहुत ज्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्तव्य कीजिए, अपना काम कीजिए, कठोर श्रम कीजिए। भाग्य जब साथ देगा, कर्म तो करिएगा तो भाग्य साथ देगा, आज नहीं तो कल, और तब आप निश्चित पद की प्राप्ति होगी और उस समय तात्कालिक सुख आपको मिलेगा। फिर एक समय के बाद विक्षोभ उत्पन्न हो जाएंगे। ये सब विक्षोभ, क्षोभ, ये सब लोभ, लाभ, ये सब जीवन में सुख दुख हानि, ये सब जीवन में चलते रहते हैं। खैर चलिए, अभी हम लोग गांधी को देख रहे थे तो थोड़ा गांधी का प्रभाव आ रहा था मेरे अंदर भी। सादा जीवन उच्च विचार को आपने देखा। परंपरागत भारतीय प्रतीकों का प्रयोग, जैसे भाषा, पहनावा, मैंने कहा है कि वेशभूषा इत्यादि, या गैर हिंदी भाषी होते हुए भी उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के महत्व पर बल दिया। विदेशों में रहने के बावजूद भी भारतीय पहनावा, धोती को अपनाया, ठीक है, जो भारतीय पहनावा था, और बाहरी परिवेश के साथ स्वयं को अनुकूलित करने में सक्षम होना, ये सब इनके लोकप्रियता का कारण था। और अंत में तो अपवाह की भूमिका है ही, जिसको आपने अभी। तो इतने सारे बिंदु को एक बार पुनः आप 24 घंटे में वीडियो को देखिए, कॉपी को देखिए, उसको पढ़िए, फिर आत्मसात कीजिए। अब आपको जो भी क्वेश्चन मैं भविष्य में दूंगा, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का, जो 50 लोग रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं, नहीं किसी प्रकार की कठिनाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज गांधी का पृष्ठभूमि से जुड़े हुए पाठ से वो समाप्त हो गए। कल से गांधी का असहयोग आंदोलन की बात हो जाएगी और बिहार की भूमिका। अगले 3-4 कक्षा में हम लोग उन सारे टॉपिक को, गांधी को देखेंगे। अब आप कोई अन्य टॉपिक नहीं भी पढ़िएगा तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा नेहरू को जानेंगे और टैगोर को जानेंगे, और फिर हम लोग जो चित्रकला है और पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति, तकनीक के साथ ही इतिहास के जो पूर्ण पाठ्यक्रम है उसको जाएंगे, है कि नहीं? सर, आपके करंट की टॉपिक को मैं रेगुलर करता रहूँगा, उसको भी दे रहा हूँ। कल मैंने जिस क्वेश्चन भी भेजा था वो आपको 1 साल तक के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक को हमेशा प्रश्रय दीजिए, उस पर अपने एंगल को बनाइए, चाहे वो नाम की प्रासंगिकता हो, चाहे G20 की उपलब्धियां हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की 75 वर्ष हो, सुधार हो, चाहे जलवायु परिवर्तन COP28 हो, चाहे इसराइल फिलिस्तीन, इसराइल हमास संघर्ष और उसका भू राजनीतिक प्रभाव हो, भारत की भूमिका हो, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध और आजकल का जो संदर्भ है उसको यह भी दे सकता है कि बड़े बड़े युद्ध कम होने के नाम नहीं लेते हैं, लंबी तीव्रता उसमें देखी जाती है। क्या कारण है? क्या आपको ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विफल हो गया, या कोई एक और नई राजनीतिक संस्था बनाने की जरूरत है? इस तरह के क्वेश्चंस को आप तैयार करते रहें, चिंतन मनन करते रहें, हमारे द्वारा समझ बताई जाती रहेगी। कक्षा के भाग 2 में मैंने कहा ही कि करंट से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उसको हमें देखूंगा, और वो टॉपिक है जातीय गणना। तो आप करते हैं भाग 1 को याद था, और अब हम लोग मॉडल क्वेश्चन में चलते हैं, और मॉडल क्वेश्चन है जातीय